गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज न्यूक्लियाई, नोट डाउन। इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स, और भी पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि बोसॉन्स, इसको सब न्यूक्लियस पार्टिकल हम कहते हैं। सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस पढ़ेंगे इसमें। अभी देखो, जैसे एटम्स चैप्टर में हमने मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते थे। एटम्स में उनके एनर्जी क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना, एनर्जी ट्रांजिशंस। अभी यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस के बात होगी। इसमें अभी इलेक्ट्रॉन जो बाहर ऑर्बिट कर रहा है वो अब एटम्स में कवर हो चुका है ठीक है ना। अभी यहाँ न्यूक्लियस की बात होगी। तो पहली चीज, ये न्यूक्लियस जो है बनता कैसे है? न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से मिलके बनता है, ठीक है ना। और भी हैं वैसे, सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन हमारा फोकस अभी फॉर अ टाइम बिंग न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में होगा। मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं। जैसे कि हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है 1H1, ठीक है। तो इसमें ये 1 जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये दूसरा नीचे वाला 1 क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। सो जैसे कि मैंने लिखा ZXA, तो ये नॉर्मली ये रिप्रेजेंटेशन है किसका? न्यूक्लियस का, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ऑफ न्यूक्लियस। सो मास नंबर और एटॉमिक नंबर हमको मिल जाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से तो यहाँ पर देखो 1H1 के लिए अगर मैं लिखूं तो उसका मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है? Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर, मतलब उसको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। सो देख सकते हो, Z का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन, A का फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। सो A को मैं लिख सकता हूं Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गया A माइनस Z, ओके। तो ये ध्यान में रखो, बेसिक से हमने शुरू कर दिया। Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड A माइनस Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड A इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो 1H1 की फिर से मैं अब आ रहा हूँ 1H1 में। तो देख सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ 0 हो जाएगा, A माइनस Z, 1 माइनस 1 0। तो 1H1 को हम प्रोटियम भी कहते हैं, आइसोटोप है ये हाइड्रोजन का, ठीक है ना। अभी और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कुछ, देखो 1H2, ड्यूट्रियम। इसमें देख सकते हो A इज इक्वल टू 2 है, Z इज इक्वल टू 1, A माइनस Z हो जाएगा 2 माइनस 1 1। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z विच इज 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज A माइनस Z, दैट इज ऑल्सो 1, ठीक है ना।
तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से मिलके बना है ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस। उसी तरह से ट्राइटियम होता है 1H3, ट्राइटियम में देख सकते हो A इज इक्वल टू 3 है, Z इज इक्वल टू 1, सो A माइनस Z इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। सो ये सो आइसोटॉप्स जो होते हैं डिफरेंट, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेगा आइसोटॉप्स में, ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर उनका सेम रहता है। तो ये जो सिंबल से है हम देख सकते हैं प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। अभी देखो जैसे 2He4 लिखा, 2He4, ये हीलियम का न्यूक्लियस हो गया। इसमें देख सकते हो Z इज इक्वल टू 2, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 2, और A माइनस Z इज 4 माइनस 2, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 है। सो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही 2 और 2 हैं। क्लियर? तो ठीक है, ऐसे हम और भी देख सकते हैं, जैसे 92 यूरेनियम 235, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें Z की वैल्यू है 92 और A माइनस Z आ जाएगा 235 माइनस 92, सो दैट विल बी 143 आ जाएगा ये, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 143। तो ये सिंबल्स हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने बता दिए। अभी देखो यहाँ पे न्यूक्लियस में वापस में आता हूँ। अभी जैसे प्रोटियम की मैं बात करूँ, इसमें तो एक अकेला प्रोटॉन है, ठीक है ना। उसने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड ऑर्बिट करने लगा, ठीक है ना। तो वही हमारा प्रोटियम हो गया। और ज़्यादातर जो स्टेबल हाइड्रोजन होते हैं वो प्रोटियम ही होते हैं, ठीक है ना। ड्यूट्रियम अनस्टेबल होता है और ये अपना ट्राइटियम वो भी अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो स्टेबल फॉर्म कौन सा है हाइड्रोजन गैस का, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना स्टार्स में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटियम ही होते हैं, ठीक है। और फिर अनस्टेबल आइसोटोप्स की अगर बात करें तो ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हो जाएगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट से हम देख सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कौन से न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कम है। अब 1H2 की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एक प्रोटॉन ने एक न्यूट्रॉन को के साथ न्यूक्लियस बनाया है। एक सिंगल प्रोटॉन है और एक सिंगल न्यूट्रॉन। तो ये हाई स्पीड में रहे होंगे कहीं स्पेस में, जैसे सिंगल प्रोटॉन होगा, बहुत पहले की बात है, मतलब 14 बिलियन ईयर्स, है ना, जब यूनिवर्स शुरुआत हो रही होगी तो पार्टिकल सब एक साथ आए होंगे। तो जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैं बात करूं तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जब बहुत क्लोज आ गए होंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन comes very close to each other, वो इतना क्लोज आ गए कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 10 की पावर -15 के ऑर्डर में आ गई, such that distance between them is about 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है ना। इसको 1 FM भी कहते हैं, फेम्टोमीटर। तो उनके बीच ना एक फोर्स लगने लगता है जो कि फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ वो बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे के, अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि उनके बीच का डिस्टेंस इतना कम होना चाहिए तो ही वो फोर्स लगता है। स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियर फोर्स। तो अब थोड़ा मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी पढ़ेंगे, बट अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब बात कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जैसे फंडामेंटल फोर्स बताते हैं ना अपन, चार होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ देम, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, इन यूनिवर्स। इट इज one of the fundamental force in universe। और यही वो फोर्स है जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। अभी जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, अर्थ और मून का। अर्थ और मून को कौन से फोर्स ने बाइंड करके रखा है कि अगर वो फोर्स गायब हो जाए सडनली तो फिर क्या होगा, अर्थ और मून दूर दूर चले जाए, मतलब मून स्पेस में चला जाएगा, अर्थ के बाउंडेशन से बाहर चला जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। और जैसे कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम में जो बॉल होती है वो स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और वो टेंशन लग रहा है उसमें, बॉल में, तो टेंशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। अपन सभी सभी जो हैं सर्कुलर मोशन कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। हाँ, वेरी गुड, यस राइट। तो अर्थ रोटेट कर रही है तो अपन सब भी एक सर्कुलर मोशन में है ना। तो अगर अर्थ और अपने बीच ग्रेविटी लगना बंद हो जाए तो अपन सब टेंजेंशियल स्पीड से स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ग्रेविटी की वजह से हम बाउंडेड हैं अर्थ के साथ। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इन एटम्स, ठीक है ना। तो जब भी बाइंडिंग होती है किसी पार्टिकल्स की या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स की तो कोई ना कोई फोर्स लगता है। तो उसी तरह से न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये बाइंड करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में। इट एक्ट्स बिटवीन protons and neutrons. It binds nucleus। ये फोर्स ना लगे तो न्यूक्लियस बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस होएगा ही नहीं, ठीक है। प्रोटॉन अकेले घूमेंगे स्पेस में, न्यूट्रॉन अकेले घूमेंगे स्पेस में, तो उनको पास आए वो, ठीक है ना, और उनके बीच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगने लगा तो वो बाउंडेड हो गए। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच ही लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है फोर्स, और सेम नेचर है सभी का, ठीक है। सो इट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। कोई भी दो उठाने, न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच फोर्स लगता है उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। सो फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो रिपल्सन भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, तो वो बहुत ही वीक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, stronger than electrostatic force and gravitational force between two protons। अभी देख, एक जैसे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन तो इलेक्ट्रोसिटी रिपल्शन की वजह से वो पास आने ही नहीं चाहिए, है ना।
तो फिर वो कैसे इतने पास रह सकते हैं न्यूक्लियस में? तो उसका रीज़न यही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है पूरे यूनिवर्स में। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एक्चुअली। ठीक है। सो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज है नहीं, तो जो भी है वो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है उनके बीच। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। हाँ, इंडक्शन की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, बट बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का रहेगा, वो नेग्लिजिबल कह सकते हैं उसको। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है एक ऐसा फोर्स है जो न्यूक्लियस को बाउंड करने में हेल्प करेगा। इसका नेचर कैसा होता है? ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे कि कोई दो प्रोटॉन है या दो न्यूट्रॉन है, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर 0.8 FM है, तो ये एक बाउंड्री है कह सकते हो। बाउंड्री मतलब फोर्स की नेचर के लिए 0.8 FM से अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये अट्रैक्टिव हो जाएगा, और 0.8 FM से कम डिस्टेंस है तो ये रिपल्सिव हो जाता है। इफ सेपरेशन इज ग्रेटर देन 0.8 FM, तो ये कैसी कैटेगरी हो जाएगी? अट्रैक्टिव कैटेगरी हो जाएगी, अट्रैक्टिव। और लेस देन 0.8 FM हो जाए सेपरेशन, तो ये रिपल्सिव हो जाएगा, है ना। ये कोई ऐसा रूल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और बेस्ड ऑन दोज एक्सपेरिमेंट्स वी हैव फाउंड दिस कंक्लूजन। ठीक है ना, दैट द नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन। तो इसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी भी एसोसिएटेड होती है, उसको न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी हम कह सकते हैं। Potential energy is associated with a strong nuclear force. उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, लाइक दिस, इस तरह से उसका ग्राफ होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब सबसे मिनिमम है, तो ये सेपरेशन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.8 FM होती है। अभी देख सकते हो 0.8 FM से ज़्यादा अगर सेपरेशन है तो स्लोप जो है पॉजिटिव आएगा, है ना। और du/dr को हम लिखते हैं नेगेटिव ऑफ फोर्स, या ऐसा कर लो कि माइनस ऑफ du/dr इज इक्वल टू फोर्स। सो आर की वैल्यू 0.8 FM से अगर ज़्यादा है तो उस केस में du/dr पॉजिटिव है, सो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो उसका अट्रैक्टिव नेचर आ गया फोर्स का। आर की वैल्यू 0.8 FM से लेस है, तो उस केस में देख सकते हो स्लोप नेगेटिव है, du/dr इज नेगेटिव, सो फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बता दिया थोड़ा सा। इतना सफिशिएंट है एक्चुअली, है ना। अभी देखो फिर मैं वापस आता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करता है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को अपन को इलोंगेट करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसकी नेचुरल टेंडेंसी है वापस से नेचुरल स्टेट आने में। तो यहाँ भी वही चीज़ है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दूर दूर चले जाएं। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनको दूर करने के लिए। ठीक है, तो वो उस एनर्जी को एक नाम दिया गया है बाइंडिंग एनर्जी।
ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा उस बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस करता हूँ। और यहीं से हमको स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का कंसेप्ट मिलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break the nucleus into its constituent neutrons and protons। तो ये कहाँ से आएगी वो एनर्जी, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो कुछ कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती है ताकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो बाउंडेशन से अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इसको हम BE से डिनोट करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी इज BE। फाइन। और उसी तरह से BE को अगर मैं A से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है ना। तो ये क्यों लगाना पड़ता है, ये एनर्जी क्यों देनी पड़ती है, एक्सटर्नल वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब बाउंडेड होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, तो उनको अलग करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, या वर्क करना पड़ेगा। तो वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो फिर स्टेबल का क्या मतलब हुआ? कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल कहलाया, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी या जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी? बोलो, ट्राई करो ये आंसर क्वेश्चन। हाउ टू चेक stability of nucleus? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करें? तो आंसर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियन चेक करके। ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन determines stability of nucleus। ये वैल्यू अगर हमको किसी न्यूक्लियस का मालूम है, ठीक है, तो जैसे कि एक एक न्यूक्लियस की है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, MEV ले लो। 2.1 MEV एक न्यूक्लियस का है, और एक का है जैसे 2.3 MEV एक दूसरे न्यूक्लियस का है। ठीक है ना, पर न्यूक्लियन। सो दैट मीन्स ज़्यादा किसकी है? B की ज़्यादा है, देखो, तो वो ज़्यादा स्टेबल कहलाया। ठीक है, कंपेरिजन अगर हम करें दोनों का, A और B का, सो B इज मोर स्टेबल। बाइंडिंग एनर्जी per nucleon of nucleus B is greater than binding energy per nucleon of nucleus A। Therefore, B is more stable। B nucleus is more stable। ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है न्यूक्लियस चैप्टर का, बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ से हमको स्टेबिलिटी का आइडिया लग जाता है। बी
nucleus is more stable than A nucleus. अभी कैसे कैलकुलेट करें तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। और लेकिन अभी उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर ले। जैसे फोर्स के बारे में बता दिया, वो बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। फिर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया है, स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियस है ये आपस में कई बार ब्रेक हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद से ब्रेक हो सकते हैं और अनस्टेबल होने की वजह से, ठीक है ना। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में वो टूट जाएंगे, ठीक है ना। उसको हम फिशन कहते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस कहते हैं। और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या होता है, ये दो छोटे लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, और एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो उसको फ्यूजन कहेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या अभी मैंने बताया, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये कुछ रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती हैं दोनों। न्यूक्लियर एक्टिविटी कह लो, ठीक है ना, या रिएक्शन भी कह सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्शन टू गेन स्टेबिलिटी, अल्टीमेट पर्पस क्या है, स्टेबिलिटी गेन करना है। तो फिर क्या होगा, जब हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक होता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में तो फिशन होगा, heavier nucleus breaks into स्मॉलर एंड लाइटर। अब स्मॉलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब जो न्यूक्लियस हैवी है उसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे तो बड़ा भी होगा, उसका रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियस हल्का है उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी कम होंगे, तो वो जो स्फीयर है, उस जो स्फीयर बनता है न्यूक्लियस का वो छोटा हो जाएगा, रेडियस उसकी छोटी होगी। दैट इज़ वाई वी से स्मॉलर एंड लाइटर एंड बिगर एंड heavier. तो heavier nucleus breaks into smaller and lighter nuclei। और फ्यूजन में क्या होगा, lighter nuclei combines to form heavier nucleus। ये दोनों ही प्रोसेस होती हैं और स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए होती हैं। फ्यूजन की जैसे बात करें तो वो एनर्जी का सोर्स है स्टार्स में, ठीक है। और फिशन हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना, सबमरीन्स में भी यूज़ करते हैं, तो वो फिजन से हो रहा है। इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है ना, उसको हम क्यू वैल्यू भी कहते हैं, वो मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, फिजन हो या फ्यूजन, बिकॉज स्टेबिलिटी गेन करना है तो एनर्जी तो रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एनर्जी को गेन किया अगर किसी ऑब्जेक्ट ने तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और किसी ऑब्जेक्ट ने एनर्जी रिलीज किया है ना, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन एक्सोथर्मिक, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें वो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है फिर। सो अभी अब नेक्स्ट इसके बाद मैं थोड़ा सा रेडियस के बारे में डिस्कस करूंगा, वापस से फिर मैं इसमें आऊँगा, बाइंडिंग एनर्जी में आऊँगा, ठीक है ना। जो न्यूक्लियस का साइज होता है
वॉल्यूम और फिर डेंसिटी भी पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेस टू 1/3। ये है रेडियस, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो। और आर नॉट का वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ए यहां पर है मास नंबर, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, फोर बाई थ्री पाई इंटू आर नॉट क्यूब इंटू ए, ठीक है ना। तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड कर रहा है। जितने ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स टुगेदर, तो उतना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। और डेंसिटी निकालने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम लगा दो, तो मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू ए माइनस जेड, और न्यूक्लियस का वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो मास होता है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है अगर हम डेंसिटी की बात करें तो, है ना। यहाँ पर हम दोनों को इक्वल मान सकते हैं। न्यूक्लियस का जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का स्लाइटली ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन mass is slightly greater than proton mass. Slightly greater than mass of proton. मैं लिख देता हूँ वैल्यू, AMU में लिख देता हूँ, ठीक है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.0086 AMU और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.0074 AMU। और 1 AMU क्या होता है, कितनी होती है उसकी वैल्यू बता सकते हो? यस बोलो, टेल मी हाउ मच इज 1 AMU? (1.66 into 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। इतना ले लो 1 AMU को, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास का आइडिया हमको लग जाएगा। तो अभी जो ये डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अगर मैं सेम ले लूँ, इक्वल ले लूँ, तो डेंसिटी कितनी आएगी? अब डेंसिटी हो जाएगी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ए माइनस जेड डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। तो न्यूमरेटर में देख सकते हो ये MP इंटू ए बचेगा, ठीक है ना। और नीचे 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, तो ए कैंसिल हो गया। सो मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू हम रख देते हैं 1.00
674 into AMU, which is 1.66 into 10 raised to minus 27 by 4/3, 3 को ऊपर ले लेते हैं, by R0 cube 1.2 into 10 raised to minus 15 क्यूब। इसे हम सॉल्व करते हैं और kg पर मीटर क्यूब में ये आंसर आएगा। तो ये वैल्यू आती है ठीक है ना। तो देखो a कैंसिल हो गया तो a नहीं आ रहा है इसमें। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी कि कोई भी न्यूक्लियस हो, यूरेनियम का हो, हाइड्रोजन, आयरन, सोडियम, कोई भी एलिमेंट है उसका जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी सेम मान सकते हैं हम, ठीक है, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो आंसर आएगा इसका अप्रॉक्सीमेट मैं बताता हूँ। .23 into 10 raised to minus 27 plus 45 .23 into 10 raised to 18, ठीक है ना। चलो इसी को याद रखो, 10 की पावर 18 का ऑर्डर होता है, ऐसा याद रखो। सो डेंसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻18 kg पर मीटर क्यूब। इसको ग्राम पर सीसी में करके देखते हैं तो हमको एक वाटर से कंपैरिजन मिल जाएगा कि वाटर के मुकाबले ये कितनी ज़्यादा है। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कर लो, देख सकते हो ये और थोड़ी ये कम हो जाएगी, 10 की पावर 15 हो जाएगा, 15 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है। वाटर की डेंसिटी क्या होता है? वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी। गोल्ड की डेंसिटी क्या होती है? 19.6 ग्राम पर सीसी। तो और ये देखो ये 10 की पावर 15 है, ठीक है ना। इसको पीटा मीटर, पीटा भी कहते हैं 10 की पावर 15 को, बहुत ज़्यादा है ना। सो हाईली डेंस्ड मटेरियल है, मैटर है, कह सकते हो पूरे यूनिवर्स का न्यूक्लियस। उससे ज़्यादा डेंसिटी और क्या होगी, हम निकाल चुके हैं इसकी डेंसिटी, ठीक है ना। और भी होता है, जैसे न्यूट्रॉन स्टार में पूरे न्यूट्रॉन से बनता है, वो हम देखते हैं न्यूट्रॉन स्टार जो होता है, तो उसकी डेंसिटी और भी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज न्यूट्रॉन्स बहुत डेंसली पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। ब्लैक होल है, उसकी भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट इतनी नहीं होती कि ये न्यूक्लियस जितनी नहीं होती, उससे कम होती है, बट वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी। तो ठीक है, वॉल्यूम जो है वो ए पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम, रेडियस भी ए पर डिपेंड करता है, मास नंबर पर डिपेंड करता है, बट डेंसिटी डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। सो अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ इसमें, ध्यान से देखना। रेडियस हो गया और डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, हाँ ओके। आइंस्टाइन ने एक हमको फॉर्मूला दिया है, E इज इक्वल टू mc²। ये फॉर्मूला इस चैप्टर की जान है, कह सकते हो, ठीक है ना। एक्चुअली जो न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ना शुरू किए हैं 100 साल मान के चलो, 100 ईयर्स या 150 ईयर्स मैक्सिमम, बहुत जो पुराना नहीं है इसका कंसेप्ट, है ना। ऑप्टिक्स
मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन, ये सब बहुत पहले से हम पढ़ रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन जो हमको मिली है वो रिसेंटली मिली है, ठीक है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में मिली है, मॉडर्न फिजिक्स में आता है ये। और न्यूक्लियस का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कितनी एनर्जी है वो एक्चुअली आइंस्टीन ने ही जो फॉर्मूले दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको मिलता है, E इज इक्वल टू mc²। ये क्या है, एनर्जी मास इक्विवेलेंस कहते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस मतलब जो मैटर है वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है या एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है। एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल। अभी जैसे कि पूरा यूनिवर्स में एनर्जी है, मास है, ठीक है ना, और आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे स्टार फॉर्म हुआ तो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गया, जब स्टार सुपरनोवा होता है ना, ब्लैक होल बन जाता है तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, मास कम हो जाता है बिकॉज रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी हमको मिल रही है सन से, तो कहीं ना कहीं उसका मास कम हो रहा होगा, सन का मास कम हो रहा है बिकॉज वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 AMU के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है वो निकाल लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ 1.66 into 10⁻⁻27 kg into c is the speed of light, 3 into 10⁸ होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 14.94 into 10⁻⁻27 plus 16 into 10⁻⁻11 जूल, ठीक है ना। तो ये जूल में आया है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालता हूँ। देखो तो 14.96 इंटू 10⁻⁻11 जूल। जूल को 1 जूल कितना होता है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो 1 जूल इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। (9.3375 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें दो, एक में 100 अलग कर लो इसका, है ना, 100 अलग करिए तो 933.75 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 10⁶ को हम कह सकते हैं मेगा। सो 933.75 MeV, ठीक है ना। तो ये मैंने कैलकुलेशन बताया कैसे हम 1 AMU की एनर्जी निकालेंगे। 1 AMU मास अगर पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, 933.75। और ये रेडिएशन के फॉर्म में रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगी। जो सन से हमको एनर्जी मिल रही है वही वो एक्चुअली यही है ना, मास कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो ये तो चलो मैंने कैलकुलेशन के लिए बताया हूँ बट जो हमको न्यूमेरिकल्स में लगता है, जो बुक्स में दिया रहता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू ये है
1 AMU को अब हमको ये लेना है, 1 AMU इज 931.5 MeV, इसको याद रखो, ठीक है ना। वन AMU इज दिस मच। तो ठीक है, अभी आज यहीं तक रखते हैं। ये एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, इसमें वैल्यूज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी है, वो भी एक कंसेप्ट है, वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और डाउट्स पूछते रहो। DBP फिनिश कर लो जो मैंने अभी तक भेजा है, डिस्कस करेंगे हम उसको जल्दी।